हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@JRF ग्रुप पर, जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द JRF इन दिसंबर 2024। यस, ये आपकी एग्जाम स्पेशल सीरीज है जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम नेट एग्जाम, फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन। एंड दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग UGC नेट एग्जाम, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, जो भी आपको लगता है इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ में यदि आप किसी भी सेट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड इसके साथ जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होना है, दैट इज इन HPPSC, उसके लिए भी हेल्पफुल है। एंड like here I have given the compilation of standard question, standard MCQs जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। Now if you want to join my free mock test series, that is completely free, it is daily mock test series, आपको ऐप डाउनलोड करना है, मुझे इन्फॉर्म कर देना है over my number so that I can join you into the batch जिसमें मेरे mock test चल रहे हैं। This Sunday we will have an special session for you, स्पेशल सेशन फॉर यू, जहां हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट पेपर ऑफ 23 अगस्त ऑफ 2024। बट यहाँ पर कुछ जो रिक्वेस्ट आई थी, मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म कर देती हूँ, बता देती हूँ कि कल मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम MP सेट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो ऑलरेडी हमने पेपर सॉल्व किया हुआ है। यदि आप यहाँ पर जाकर देखिए, लाइव सेशन पर जाइएगा, आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा एंड गो टू द लाइव सेक्शन। इन लाइव सेक्शन आपको ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, MP सेट का सोल्यूशन ये रहा। MP सेट 2023 में जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हो। अदर देन दूसरा जो मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि मैम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर रैपिड रिवीजन के वीडियोस डले हुए हैं। रैपिड रिवीजन ऑफ TOC कंपाइलर, डेटा स्ट्रक्चर, देन वी हैव रैपिड रिवीजन फॉर द मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, है ना। तो सारे सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन है। लेकिन यदि आपको सिर्फ MCQ सॉल्व करना है तो आप प्ले लिस्ट ओपन करिएगा। प्ले लिस्ट ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, सो देर इज अ प्ले लिस्ट कॉल्ड अभ्यास। ठीक है, अभ्यास, तो ये रहा हमारा अभ्यास, दिस वन। ठीक है, ये है ना। यहाँ पर आपको सारे यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक यू विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जून 2023 टू बैकवर्ड 2018 तक। मगर एक चीज याद रखिएगा कि यदि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, 2023 से है आपका, लेकिन यदि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो हमने यहाँ पर रिसेंट कंप्लीट पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो उससे आपको वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो आई थिंक समथिंग रॉन्ग हेयर। ठीक है, इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे। तो चलिए इसको बंद करते हैं। एंड नाउ यस, यदि आपको देखिए, यदि आपको क्या चाहिए, what you want की solution of previous year paper, so here we have complete solution for जून 2020, जो जून 2024 में जो पेपर हुआ था, इसका भी हमने कंप्लीट सोल्यूशन आपको करवाया हुआ है। इट शुड बी इन द रिकॉर्डेड। ठीक है, ये आपका वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन, है ना। एंड इसी तरीके से जितने भी रहा, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सब का हमने कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। UGC नेट का आपको कंप्लीट पेपर सोल्यूशन फॉर 18 जून 2023, ये रहा। 3 मंथ्स अगो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आप सर्च करेंगे ना, सो यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ रिसेंट पेपर एज वेल। बाकी अभी अपकमिंग संडे हम 23 अगस्त को रिपीट करने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हेयर वी विल हैव, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो आज का सेशन जो है, यहाँ हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं दैट विल हेल्प यू टू that are the most repeated question।
यस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. देयर यू विल गेट डेली पीडीएफ अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशन अबाउट क्लासेस एंड माय latest offer and courses. So yes, this is one of the offer that is running. You can enroll for the complete recorded course and you can take 1 month subscription where you will get a free mock test series as well. So there you will have 10 free subject wise plus 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर अवेलेबल. सो इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 749 है एंड इट इज अवेलेबल फॉर द 1 मंथ. तो यस, 1 मंथ में आपका पेपर हो ही जाएगा. दीज आर माई टॉपर्स जो इन्होंने लास्ट सेशन में अपना जीआरएफ या फिर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया हुआ है. सो लेट्स कंटिन्यू विथ टुडेज सेशन. देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या दिया था, होमवर्क. बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया. सो नाउ सी, इन्होंने कहा व्हाट इज द विच आर द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल इन द अबव ग्राफ. तो यदि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल हम देखें तो डेप्थ फर्स्ट कैसे होता है कि हम चाइल्ड को विजिट करते हैं. तो ए से बी इज कनेक्टेड एंड इट्स नेबर इज देयर. ठीक है, अब B2 आपको सेम लेवल विजिट नहीं करना है, आपको विजिट करना है B इज कनेक्टेड टू E इज ओके. नाउ E इज कनेक्टेड टू G इज ऑल्सो वैलिड. G इज कनेक्टेड टू H एंड देन F. यस, ये आपको एक स्पानिंग ट्री मिला और सारे नोड विजिट भी हो गए इन डेप्थ फर्स्ट मैनर. तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. नाउ देखिए सेकंड सीक्वेंस क्या है. आपने स्टार्ट किया A से, A B, देन यू हैव F. ओके है, बट F इज E. अब F एंड E इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, दे आर नॉट नेबर, दे आर नॉट कनेक्टेड इन डेप्थ फर्स्ट मैनर. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 A B, देन यू हैव F. F के बाद ये जा रहे हैं H पर, H के बाद ये जा रहे हैं G पर. यस, चलेगा. और G से E another spanning tree we have, another spanning tree, all the nodes are connected. ठीक है, तो ये भी आपका वैलिड है. देखिए, जब भी आप डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करते हो ग्राफ का, यू गेट द स्पानिंग ट्री. नाउ यू हैव A F G, then H B and E. Yes, A F G H B and E. This is your answer. So your answer will be 1 2 and 4. Option B आपका आंसर होगा. ऑप्शन बी, सॉरी, 1 3 and 4. 2 तो इनकरेक्ट था ना, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा. नाउ देखिए, गेट 2021 का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है. The relational schema given below is used to store the information about the employee company, where employee ID is the key and department ID indicate the department to which employee is assigned. Each employee is assigned to exact one department. So we have employee ID, name, gender, salary and department ID. Now select department ID, count करना है from employee where the gender is female and salary is given such that. अब NR क्वेरी हमेशा पहले एग्जीक्यूट होती है. सेलेक्ट द एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सेलेक्ट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मतलब अब आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनकी एवरेज सैलरी मिल जाएगी और उससे आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, and then you have to perform the group by. So all the above query for each department in the company, the number of female employee, because भाई आप female का compare कर रहे हो, उनका salary check कर रहे हो, whose salary is greater than the average salary of. अब देखिए क्या होगा, average salary of employee in the department होगा, employee in the company होगा, female employee और female employee in the company. तो हम देखिए कंपैरिजन कहाँ हो रहा है. कंपैरिजन ग्रेटर देन का साइन ये लगा हुआ है बिफोर द एनर क्वेरी. तो सैलरी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब हम यहाँ एवरेज सैलरी ऑफ कंपनी देख रहे हैं, एम्प्लॉयज इन द कंपनी देख रहे हैं. सो योर आंसर विल बी बी. इनकरेक्ट है, यहाँ पर बी आपका आंसर होगा. हियर वी विल गेट फ्रॉम दिस क्वेरी the average salary in the company, employees की company, employee की salary in a company आप देख रहे हो. Now you have GATE 2021 का एक क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला गया. Every infinite regular language contain undecidable language as a subset
जो इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है, इट कंटेन एन अनडिसाइडेबल लैंग्वेज एंड एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। यस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यदि लैंग्वेज फाइनाइट है, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ द लैंग्वेज सच दैट इट कंटेन द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर द अल्फाबेट ए एंड बी, तो अब यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी, इट विल हैव ए बी बी बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है? 4। इट इज फाइनाइट, सो दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। ये रेगुलर है। यदि लैंग्वेज फाइनाइट है, यदि लैंग्वेज फाइनाइट है तो ये रेगुलर होगी, ये करेक्ट है। सेकंड, एवरी इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, है ना, कंटेन अ अनडिसाइडेबल लैंग्वेज एज अ सबसेट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट समरी दी हुई है। एवरी infinite regular language has a subset which is undecidable. Every infinite language has a subset as which is unrecognizable. Every infinite language, अब regular word हट गया, every infinite language has a subset which is undecidable. Every infinite language has a subset which is unrecognizable, है ना, ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ सी, देखिए ये क्वेश्चन गेट 2020 से लिया है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल फॉर द बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन हियर। सो व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल? प्री ऑर्डर दिया है, मतलब 15 क्या होगा? रूट नोड होगा। 15 के लेफ्ट में डाल दीजिए 10, 15 के लेफ्ट से फिर राइट में डाल दीजिए 12, मतलब डायरेक्ट ट्री आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। 15 से 11 जाएगा 10 के लेफ्ट में, 12 के राइट में, सॉरी 15 के लेफ्ट में, 10 के राइट में, 12 के लेफ्ट में। 20 is greater than 15, it should be on the right. 18 is greater than 15 but less than 12, less than 20, so ये आ जाएगा लेफ्ट में। 16 15 से बड़ा है, 20 से छोटा है, 18 से भी छोटा है, तो ये आ गया लेफ्ट में। 19 15 से बड़ा है, 18 से 20 से छोटा है, 18 से ग्रेटर है, सो इट विल बी ऑन द राइट। क्या करना है? पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे करते हैं भाई? यहाँ पर लगा लेते हैं फ्लैग, यहाँ लगा लेते हैं फ्लैग ऑन द राइट हैंड साइड, और इस फ्लैग के अकॉर्डिंग ट्रावर्सल कर देते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, बॉटम टू लेफ्ट। तो ये आ गया सबसे पहले 11, फिर मिला 12 एंड 10, फिर आगे बढ़ के फिर ऊपर से नीचे आए तो आपको मिला 16, then you have 19, 18, 20, 15, 19, 80, 20, 50 is the answer. Done. Within second ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। Now देखिए, what is the worst case time complexity of inserting n square element in AVL tree with n elements? Already जो AVL ट्री बना हुआ है उसमें n एलिमेंट है, एंड नाउ यू वांट टू इंसर्ट n स्क्वायर एडिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए यदि मैं सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है log n। ठीक है, log n। अब मैं इस ऑपरेशन को कितने टाइम रिपीट करूंगी? फॉर n स्क्वायर एलिमेंट, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n स्क्वायर log n। कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी? n स्क्वायर log n। यू कैन सी हियर पूरा डेरिवेशन हमने दिया हुआ है। सो कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n स्क्वायर log n। ठीक है, यदि सिंगल एलिमेंट आप n इंसर्ट कर रहे हो देन इट विल बी log n। if we want to insert n square element, so it will become n square log n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ L1 यूनियन L2 है, इज रेगुलर है, देन बोथ L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर। ऐसा जरूरी नहीं है। एंड द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर द इनफाइनाइट यूनियन। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नीदर वन, नीदर नॉर टू। देखिए सपोज करो कि L1 क्या है? L1 सपोज कर लेते a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या है? CFL लिखा मैंने, लेकिन मैंने बोला L2 क्या है? क्लीन क्लोजर। ठीक है, मतलब एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसका यूनियन करोगे अल्टीमेटली यू विल गेट एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, और ये जो a एंड b का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये आपको क्या दे देगा? a प्लस बी क्लीन क्लोजर, ये आपको क्या दे देगा? रेगुलर लैंग्वेज। तो अब देखिए यहाँ L1 CFL था, मस्ट बी रेगुलर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एंड सेकेंड, द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। अब इनफाइनाइट यूनियन क्या कहता है?
कि देयर कुड बी लाइक सेट, जैसे मैं यही लिख रही हूँ कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, लाइक यदि हम लिखते हैं समेशन पावर टू, ये हो जाएगा, नहीं नहीं, हम यहाँ पर एक दो ही लैंग्वेज ले लेते हैं, लाइक यू हैव ए एंड बी एंड ए वी हैव अ ग्रामर ए बी बी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखिए, वी हैव अ ग्रामर ए बी एंड ए बी, ठीक है। एक आपका ये बन रहा है, फिर आपने बनाया ए बी एंड देन ए एंड बी। तो जब आप इसको यूनियन करोगे इस टाइप की लैंग्वेज को, तो यू विल गेट नंबर ऑफ इक्वल नंबर ए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, विच विल बिकम CFL, है ना, जो CFL बन जाएगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यदि आप रेगुलर लैंग्वेज का इनफाइनाइट यूनियन परफॉर्म करो, सो यू विल गेट द रेगुलर बैक, आपको कोई अदर लैंग्वेज भी मिल सकती है, इसलिए नीदर एंड नॉर आंसर होगा। नाउ देखिए, which one of the following kind of derivation is used in LR parser? LR parser क्या है? बॉटम अप पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है। तो बॉटम अप पार्सर में जो पार्सिंग टेक्निक होती है वो होती है राइट मोस्ट ऑर्डर में, राइट मोस्ट इन रिवर्स। लेकिन जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं, दैट इज LL पार्सर, टॉप डाउन पार्सर में लेफ्ट मोस्ट पार्सिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा डी, है ना, टॉप डाउन के लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है एंड बॉटम अप के लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन इन 16-bit 2's complement representation a 16 number -28 is, ठीक है, डेसिमल नंबर -28 क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पर सिर्फ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि -28 मतलब +28 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दो, सो यू विल गेट -28। तो अब आप कैसे करोगे भाई? +28 का ये आया आपका बाइनरी, बाइनरी के बाद प्लस पहले 1's कॉम्प्लीमेंट, तो जितने भी जीरो हैं, जीरो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 और जो 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में, ठीक है। एंड सो यू विल गेट दिस, और फिर कर दीजिए +1, ठीक है, आप फिर क्या कर दीजिए +1। सो दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा और फिर 2's कॉम्प्लीमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड आइडेंटिटी? तो बेसिकली यदि मैं बात कर रही हूँ यहाँ एक्सॉर ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है? एक्सॉर ऑपरेशन। इट इज एसोसिएटिव ट्रू है, x प्लस एक्सॉर इज इक्वल टू x प्लस वाई और एक्स वाई इज 0, ठीक है। तो यदि x, देखिए x का वैल्यू ले लेते हैं 1 और y का वैल्यू ले लेते हैं 0, सो फॉर द डिफरेंट इनपुट रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 0, ठीक है। रिजल्ट आपको, लाइक आपने क्या बोला कि x एक्सॉर y फॉर द डिफरेंट इनपुट रिजल्ट आपको मिलता है 1, सॉरी रिपीट करने दीजिए, रिजल्ट आपको मिलता है 1। तो 1 एक्सॉर 0 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, अभी ए हो गया आपका 1। नाउ x प्लस वाई क्या मिलेगा? 1 प्लस 0 आपको 1 ही मिलेगा, एंड x इंटू वाई, यदि इफ 1 इंटू 0 0 है, यस, इस केस में एक्सॉर वाई प्लस x प्लस वाई क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है, 0 होंगे। एंड वी नो दैट, सॉरी, यदि आपने इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यदि आपने x और y ऐसा पिक किया कि x और y को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिले, तो लेट टेक x वैल्यू इज 1 एंड y वैल्यू इज 0, तो ये क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, सो 1 एक्सॉर 0 क्या होगा? 1 होगा, और 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 होगा। सो दिस इज वैलिड आइडेंटिटी, ये वैलिड है। नाउ लास्ट वन, x एक्सॉर इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा है? एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है एक्स नॉर वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। यस, ये भी आइडेंटिटी वैलिड है। एक्सॉर इज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सनॉर होता है, या एक्सनॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर होता है। तो ये भी आपकी वैलिड आइडेंटिटी है। ऑप्शन बी आपका फॉल्स होगा। नाउ देखिए, ये क्वेश्चन है DBMS से, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
Which one of the following statement is not correct about the B plus tree data structure used for creating the index in relational database table? B plus tree is height balanced tree, true है. Non-leaf node have pointer to the data record. Key values in each node are kept in sorted order. Each leaf node has a pointer to the next leaf node. Yes, but non-leaf node do not have pointer to the data record. जो बी देखिए यही स्टेटमेंट बी ट्री के लिए होता तो ट्रू था, ठीक है, लेकिन फॉर बी प्लस ट्री जो लीफ नोड होता है दैट कंटेन द पॉइंटर टू द एक्चुअल रिकॉर्ड. नॉन लीफ डू नॉट हैव पॉइंटर टू द डेटा रिकॉर्ड या द डिस्क ब्लॉक. ठीक है, सो यस दिस इज करेक्ट. नाउ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपके 2024 का जो एग्जाम हुआ था 23 अगस्त में पूछा गया था आपसे कि कंसीडर द थ्री मशीन एम एंड पी with IP address is also given and subnet mask is also given. तो इन तीन मशीन के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस सबनेट मास्क से हर एक मशीन का नेटवर्क आईडी निकाल लें. 255.255.255.252 है ना, 252 एंड सबनेट मास्क 100, 10, 5 एंड 2 है ना. तो जब आप इनका एंड ऑपरेशन बेसिकली 252 और 2 का आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो 128 प्लस 64 कितना हो जाता है, 192 प्लस 224 प्लस 240 प्लस 248 देन 252 और ये हो गया 00 है ना, ये हो गया 00. तो ये आपका क्या बन गया 252 का बाइनरी और 2 का बाइनरी क्या होता है 10. तो एंड परफॉर्म करोगे यू विल गेट 0 है ना, आपको क्या मिलने वाला है 0. तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी ऑफ एम क्या हो गई, इट इज 100.10.5.0 फॉर एम. इसी तरीके से आप किसके लिए निकाल लेंगे, नेटवर्क आईडी फॉर पी है ना, नेटवर्क आईडी ऑफ एन. तो ये क्या होगा, अगेन आप करोगे 255.255.255.252 इस तरीके से डायरेक्टली हम बाइनरी में लिख लेते हैं. तो बाइनरी में हो जाएगा 111111 एंड 00. कितना है 8 और एक 1 हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा 100. ठीक है, और यहाँ पर 5 का क्या बनता है 101. तो बस एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो इट विल बी 00. 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 1 इज 1, रेस्ट आपके हो जाएंगे 0 क्योंकि 0 एंड 1 क्या होता है 0. तो ये आपको आईडी कितना मिलेगा, ये होगा 4. सो आपकी नेटवर्क आईडी फॉर एन यहाँ लिख देती हूँ 100.10.5.4 है ना. इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे किसके लिए, पी के लिए. तो पी का भी जो नेटवर्क आईडी है वो आपको मिलेगा .4, AB4, सिर्फ ये 0 है. तो मतलब जो N and P है, it belongs to the same network. N and P belongs to the same network will be your answer. चलिए this is the question of again GOIT question है. Suppose that an IP over Ethernet network, a machine X wish to find the MAC address of another machine Y in its subset. Which one of the following technique can be used for it? है ना. तो देखिए X send an ARP request packet to the local gateway IP address which then find the MAC address of Y and send to X. यहाँ वर्किंग किसकी पूछ रहे हैं, IP over Ethernet, a machine X wish to find the MAC address. ARP की वर्किंग पूछ रहे हैं, ARP की वर्किंग कर रहे हैं. तो मैंने कल भी आपको क्लास में समझाया था कि ARP में हम जो IP एड्रेस है उसको सेंड करते हैं और मैक एड्रेस को आपको रिस्पॉन्स में मिलता है ना, मैक एड्रेस आपको रिस्पॉन्स में मिलता है. तो ARP रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और मैक रिस्पॉन्स में देते हैं. तो X सेंड द ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू द लोकल गेटवे ऑफ मैक एड्रेस which then find the MAC address of Y and send it to X. या
X send the ERP request packet with the broadcast. Yes, यहाँ पर आप क्या करोगे, मैक एड्रेस को बेसिकली जो आईपी एड्रेस है उसको आप ब्रॉड रिक्वेस्ट को आप ब्रॉडकास्ट करोगे और टू द लोकल सबनेट, लोकल नेटवर्क में, लोकल सबनेट में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यहाँ पर गेटवे का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ गेटवे का रोल नहीं होता है, लोकल नेटवर्क में आप ट्रांसमिट करते हो। Which of the following class D एड्रेस, क्लास डी एड्रेस 1110 से जो एड्रेस स्टार्ट हो रहे हैं वो क्लास डी एड्रेस है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर द क्लास डी एड्रेस, है ना। जो 110 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो वो क्लास ए, जो 10 से स्टार्ट हो वो क्लास बी, जो 110 से स्टार्ट हो वो क्लास सी, और जो 110 से स्टार्ट हो वो क्लास डी, ठीक है। और जो 111 से स्टार्ट हो वो क्लास ई एड्रेस होते हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, अगेन एक्सॉर दिया हुआ है, एक्सॉर तो डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट 1 होता है। नाउ 1 एक्सॉर 1 क्या होगा, 1 एक्सॉर 1 सेम इनपुट रिजल्ट 0, 0 एक्सॉर 0 इट शुड बी 0, ये आपका फॉल्स है। नाउ 1 एक्सॉर 1, 1 एक्सॉर 1 आपको क्या मिलेगा, इट विल बी सेम इनपुट सो 0, 0 एक्सॉर 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये वैलिड है। ऑन सेम इनपुट रिजल्ट इज 0, वैलिड। ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। नाउ देखिए, consider the following statement. The smallest element in max heap is always the leaf node. Smallest element in max heap, max heap is always at the leaf node, करेक्ट है, क्योंकि देखिए मैक्स हीप में जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो कहाँ होता है, वो रूट पर चला जाता है, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको लीफ नोड पर मिलेगा। द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ मैक्स हीप इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ रूट होगा, क्योंकि आप क्या करते हो भाई, मैक्सिमम एलिमेंट और फिर उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाइल्ड बनेगा। मैक्स हीप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बाइनरी सर्च इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम। यस, यदि आपके पास एक बीएसटी दिया है और उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है तो यू नीड जस्ट एन स्वैपिंग, सो इट विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, कि मतलब आपके पास यदि एक मैक्स हीप गिवन है तो उससे आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ये फॉल्स है, ए फॉल्स है। तो जब आप एक मैक्स हीप से, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो अ बाइनरी सर्च ट्री, सो इट विल बी डन इन एन लॉग एन टाइम, ए एन लॉग एन टाइम में होगा। ये यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। कंसीडर द डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 बुलियन वेरिएबल, टूथ है, कैविटी एंड कैच, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी आपको निकालना है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी मतलब सिर्फ कैविटी को लो और इसका कर दो सम, है ना, कैविटी के रिस्पेक्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको लेकर कर दो सम, दैट विल बिकम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी। तो यहाँ क्या होगा, 0.108 प्लस 0.012 प्लस 0.072 प्लस 008, इन सबको सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.2, 0.2 इज द आंसर, डन, है ना, 0.2 आपका क्या बनेगा आंसर। अब देखिए क्या ये टोटोलॉजी है, इन्होंने कहा नेगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू विल बी रिजल्ट इन क्यू, तो ऑब्वियसली इनको कैंसिल आउट करो, रिजल्ट क्या बचेगा, क्यू, ये टोटोलॉजी है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला क्यू इम्प्लीकेशन, क्यू इम्प्लीकेशन रिजल्ट क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्या दिया हुआ है, एंड पी और क्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा, सो देखिए यहाँ पर यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपने क्या करना होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड पी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और नेगेशन ऑफ पी और क्यू बचेगा, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ पी एंड पी विल बी 0, तो आपका रिजल्ट बचेगा क्यू और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो यदि आपका क्यू ट्रू है
यदि Q ट्रू है तो इट डजेंट मैटर P ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि यहाँ साइन लगा हुआ है डिसजंक्शन का। यहाँ साइन क्या लगा हुआ है, सॉरी डिसजंक्शन नहीं लगेगा भाई साहब, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बन जाएगा कंजक्शन, ये बन जाएगा कंजक्शन, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कंजक्शन। अब देखिए क्यू यदि ट्रू है लेकिन पी फॉल्स है, सो इट विल बी फॉल्स, सो इट इज नॉट अ टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी नहीं है। यदि क्यू ट्रू है तो इट शुड बी ट्रू, बट ये टोटोलॉजी नहीं है, ओनली S1 इज अ टोटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, मैच द टेबल 2020 से क्वेश्चन है आपका, डिक्लेरेटिव क्लॉज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम प्रूविंग। ये हम करते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग में। ठीक है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं या क्लॉज रिप्रेजेंटेशन होता है। डिक्लेरेटिव एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूशन, इट इज योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइन करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, एंड इम्पेरेटिव इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डीबीएमएस। आपको दो शेड्यूल दिए हैं, कॉन्फ्लिक्ट इलाइजिबिलिटी पता करना है। क्या करते हैं हम हमेशा, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। सो रीड ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, रीड और राइट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेकंड, डेटा आइटम सेम होना चाहिए, ट्रांजेक्शन डिफरेंट। तो यहाँ रीड 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 नो कॉन्फ्लिक्ट, बट रीड है एंड दिस इज राइट ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, बट डेटा आइटम इज डिफरेंट, नो कॉन्फ्लिक्ट। रीड एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट ट्रांजेक्शन इज सेम, है ना, तो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट फॉर R1। R1X के लिए आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला, आपको R1X के लिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला। R1Y के लिए चेक कर लो, तो रीड और रीड कोई भी नहीं होगा, बट रीड एंड राइट, है ना। सेकंड थिंग चेक करो, डेटा आइटम कॉमन है, Y है, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन राइट है, इट इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन T1, इट इज फ्रॉम T2, तो T1 से कॉन्फ्लिक्ट मिला T2 पर, T1 से कॉन्फ्लिक्ट मिला T2 ओवर डेटा आइटम Y, खत्म। आगे चेक करें तो ये है आपका रीड ऑपरेशन, ये है राइट, मगर डेटा आइटम डिफरेंट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब R2 के लिए चेक करो, तो रीड और रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन है, डेटा आइटम डिफरेंट है, बट रीड एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, T2 है, यहाँ T1 है, डेटा आइटम कॉमन है, वन ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम T2 टू T1। जैसे ही साइकिल मिली, आप आगे चेक मत करिएगा और लिख दीजिएगा S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इलाइजिबल, साइकिल है इसलिए नॉन कॉन्फ्लिक्ट इलाइजिबल। सिमिलरली S2 के लिए वेरीफाई करेंगे एंड यू विल नॉट गेट एनी साइकिल। ठीक है, आपको यहाँ कोई भी साइकिल नहीं मिलेगी, सो यू विल से S1 is not conflict eligible but S2 is conflict eligible. S1 is not conflict eligible but S2 is conflict eligible. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन असेंबली प्रोग्राम कंटेन imperative declarative, imperative assembler directive, imperative declarative as well as assembler directive. Yes, option 3 correct है। It has imperative मतलब आपके normal statement होते हैं, declarative मतलब जहां आप variable declare करते हैं, assembler directives मतलब जो आपके assembler को guide करते हैं to perform a specific task। तो तीनों टाइप के statement होते हैं। Analysis of large database is to retrieve information is called online analytical processing. Analysis of large database to retrieve the information is called online analysis processing. OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। देखिए, एनालिसिस होता है हिस्टोरिकल डेटा पर जो ऑपरेशनल डेटा नहीं है, एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग होती है ऑपरेशनल डेटा पर, डे टू डे ट्रांजेक्शन। ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन। Which of the following is the process by which user access the physical data in the application is limited? है ना, यहाँ आप लिमिट डालना चाहते हो, लिमिट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल, लिमिट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। Now, partial order set is said to be lattice if every two element in the set have unique LUB least upper bound and having unique greatest lower bound.
तो यदि आपको लेटाइज डिफाइन करना है तो बोथ शुड बी प्रेजेंट, एलयूबी भी हो, यूनिक एलयूबी हो और यूनिक जीएलबी है, तो ये आपका क्या होता है, इट इज कॉल्ड लेटिस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज टुडेज सेशन। यदि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, इनको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड बी रेडी दिस संडे फॉर द complete solution of August 2023. So thank you everyone. Do join the Telegram channel so that you can get the PDF of this session.